Hello everyone, welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. So अभी तक हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आगे पढ़ते हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर पहुंचे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें कि पहली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फर्दर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी, देख लो एक बार, रिवाइज कर लो। वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती थी। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमने डिस्कस नहीं करी। तीसरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको पढ़ा था। और लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग को डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हमें क्या पता लगा था कि रिलेटिव लोअरिंग जो होती है वेपर प्रेशर की, वो किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन करे थे। फिर हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि वो टेम्परेचर जिस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने देखा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सपेरिमेंटली मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल मिला था, ठीक है। फिर उस पर क्वेश्चन किया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से। तो जिस तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था, पहले हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग से आप समझते क्या हो? फ्रीज मतलब सर जब कोई लिक्विड चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर से आइस का कन्वर्जन। तो केमिकली यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि वो सब्सटेंस या वो चीज फ्रीज हो जा रही है? तो देखो, फ्रीज होने का मतलब, अगर मैं वेपर प्रेशर के टर्म्स में बोलूं, तो वेपर प्रेशर के टर्म्स में आपके सामने लिखी है डेफिनेशन की द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फॉर्म स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, है ना। तो मतलब जब कोई चीज एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच कर रही होंगी। तो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिलेट किया था? वेपर प्रेशर से। तो उसी तरीके से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को भी वेपर प्रेशर से रिलेट करके ही चलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई चीज या कोई सब्सटेंस फ्रीज हो रहा होता है तो उस समय उसके लिक्विड और सॉलिड फॉर्म क्या होती है? इक्विलिब्रियम में होती है, और साथ ही साथ उनका वेपर प्रेशर भी एक दूसरे से मैच हो रहा होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक। तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया आपको? सॉलिड और लिक्विड इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे में, और उनका वेपर प्रेशर भी ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, ठीक। तो अब हमारी प्रॉपर्टी तो क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि जब आप कोई सॉल्यूट डालते हो किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, तो पहले जो सॉल्वेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वही चीज क्या सॉल्यूशन में चली जाती है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट को अब हम लोग अगर ग्राफिकली डिनोट करें तो कैसे करोगे? देखो, वेपर प्रेशर के टर्म्स में ग्राफ बनाएंगे। किसके बीच ग्राफ बनाते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो पहले आप देखो, मैं बना रहा हूं यहाँ पे वो वाला कर्व जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड क्या है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो मैं उस कर्व को बना दे रहा हूं, है ना। तो इस कर्व में क्या है? इस कर्व में सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में है ना। तो ये रहा आपके पास। अब हमें इंडिविजुअल कर्व बनाना है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का। तो बताओ, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है? सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का?
याद करो जब वेपर प्रेशर समझाया था तो ये बताया था कि सॉल्वेंट जब अकेला है मतलब प्योर फॉर्म में है तो वो इंडिपेंडेंट है वेपर्स बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसमें हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसके सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो सॉल्वेंट के लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहेंगे तो उनको बीच में क्या मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से वेपर्स कम बनेंगे। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का, मतलब जो कर्व आएगा ऊपर वो किसका आएगा, वो ऊपर कर्व आएगा आपके सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मैं कर्व बना रहा हूं इस तरीके से। ये जो कर्व आ रहा है ये किस चीज का आ रहा है, ये सॉल्वेंट का कर्व आ रहा है। ठीक, देख लो। अब अगर मुझे सॉल्यूशन का बनाना है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो कर्व थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो कर्व आ रहा है ये हमारे पास सॉल्यूशन का आ रहा है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पे ध्यान दो, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फॉर्म स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, है ना। तो देखो सॉल्वेंट किस टेम्परेचर पे उस स्टेज पे रीच कर रहा है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो टेम्परेचर यहाँ पे है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे को टेम्परेचर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जो हम उसको किससे डिनोट कर देंगे, हम उसको डिनोट कर देंगे टी नॉट एफ से, फ्रीजिंग पॉइंट है। अब जो सॉल्यूशन जब टच करेगा इस सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम वाले वेपर प्रेशर के कर्व को, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इनके बीच में ही जो गैप आ रहा है वही तो हमें डिफरेंस बताएगा, है ना। तो आप मुझे बताओ आपको कौन सा वाला फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा दिख रहा है, प्योर सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, देख लो आराम से। देखो जो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर इधर को इंक्रीज हो रहा है तो जो टी नॉट एफ है वो ज्यादा होगा ना, इधर को टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टी एफ कम होगा। तो टी नॉट एफ किसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को डिनोट करता है, सॉल्वेंट के, और टी एफ किसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को डिनोट करता है, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो यही तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं पहले कौन सी चीज क्या है, तो यहाँ पे टी नॉट एफ क्या है, टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, और टी एफ क्या है, टी एफ है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो पता होना चाहिए ग्राफ में कौन सी चीज क्या है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमें बता रहा है कि कितना डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में जब सॉल्यूशन बना। तो हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा से, डेल्टा डिफरेंस को डिनोट करता है। और कौन सी वैल्यू बड़ी है, टी नॉट एफ वाली, तो बड़ी वाली में से आप छोटी वैल्यू माइनस कर दोगे। तो ये समझ में आया आपको फ्रीजिंग पॉइंट का कर्व। अब जब हम इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, या साइंटिस्ट को क्या मिला, उन्होंने देखा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है सॉल्यूशन की मोलैलिटी के, है ना। तो देखो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है यानी कि जो डेल्टा टी एफ आ रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, वो प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी है तो आप उसे हटा के कोई कांस्टेंट लगाते हो, तो जब आप कांस्टेंट लगाते हो तो उसको हम डिनोट करते हैं के एफ से, और यहाँ पे क्या आ जाता है, मोलैलिटी आ जाती है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है ये काहे का है, ये हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, है ना। यहाँ पे के एफ क्या होता है, के एफ के अलग अलग नाम है, जैसे के बी के थे, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, है ना, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, और क्या था, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो वैसे इसके भी तीन नाम है। पहला नाम जो हम इसका बोलेंगे वो क्या है, जैसे वहां पे था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो इसका हम यहाँ पे नाम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट
क्या, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को कम करके जो डिक्रीज हो रहा है उसको बता रहा है ये, है ना, ठीक। और जो दूसरा नाम आ जाएगा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसको बोल देंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। और जो एक बहुत भयंकर सा नाम है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। तो वैसे तो इसकी वैल्यू गिवन होती है, लेकिन फिर भी नाम पता होने चाहिए, ठीक। तो ये था हमारे पास क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इसकी यूनिट बताओ केएफ की क्या होती है ना, तो हमें यूनिट भी बतानी पड़ेगी, पहले इतना देख लो, ठीक है। मैं आगे बात कर रहा हूँ यूनिट ऑफ केएफ की, क्लियर है। रब कर दूं इसको, ठीक है, मेरे लिए तो रब करना आसान है, तुम्हें पता ही है, हो गया रब। चलो, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी हमने क्या देखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या एक्सप्रेशन आया था कि सर जो डेल्टा टीएफ है वो क्या है, वो इक्वल टू है के एफ, यानी कि यही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी के, ठीक है। अब अगर मुझे यहां से के एफ की यूनिट चाहिए, तो पहले आप मोलैलिटी को और ओपन करके लिख लो। मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो आपके सॉल्वेंट का वेट होगा वो क्या होगा, वो केजी में होना चाहिए, ठीक है। केजी में नहीं है तो आप 1000 से डिवाइड कर लेना, ऊपर चल के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। और टेम्परेचर का जो वो है डिफरेंस, वो किस में आएगा, वो आपका केल्विन या सेल्सियस में आएगा, और जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चाहे यूनिट केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से यूनिट ऑफ के एफ डिफाइन करनी है, तो मुझे के एफ की यूनिट डिफाइन करने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ, यूनिट ऑफ के एफ, है ना। तो देखो, के एफ को एक तरफ रखना और बाकी जो चीजें हैं आपकी ये इनको सब एक तरफ ले जाना। डेल्टा टी एफ इंटू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी एफ किस में होगा, केल्विन में होगा, सॉल्वेंट का वेट किस में होगा, केजी में होगा, और ये नंबर ऑफ मोल्स काय में होंगे, मोल से ही डिनोट करते हो। तो क्या यूनिट आ गई के एफ की, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, है ना। तो के एफ की यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कई बार यूनिट पूछ लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में, और इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, ये तो आपने यूनिट निकाल दी। तो देखो के एफ क्या है, अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो 1 kg कर मान लेता हूं मैं, और आपके सॉल्यूट के मोल 1 मोल मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो के एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा टी एफ को के बराबर हो जाएगा के एफ, तो हम के एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि के एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। कब कब, जब आपका व्हेन 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल काय का सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल, व्हेन 1 मोल ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन काय में, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। हमने बताया भी था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब अराइज होती हैं, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करो किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है। तो यहाँ से केएफ के बारे में भी आपको पता लग गया। तो अगर कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करने को बोलेगा, तो आप कैसे डिफाइन कर दोगे कि सर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, देन द freezing point of the solution decreases and it is
प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको लिख लेना जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लिखवाया था। फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट करना चाहो कर लो कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in a pure solvent, then the freezing point of the solution decreases and it is directly proportional to the molality of the solution। ठीक है, यहीं से आप डिफाइन कर लोगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमारे पास और क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्रीन लॉक कर देता हूं और आगे देखता हूं। तो आगे वही अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो न्यूमेरिकल तो होना ही है ना। तो न्यूमेरिकल हमारे पास क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल बोल रहा है कि सर आपको मास कैलकुलेट करना है एस्कॉर्बिक एसिड का। मैं पहले कैलकुलेटर उठा लेता हूं, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, देखो वैसे तो गिवन होता है और गिवन होगा भी, मैंने टाइप करने के उससे मतलब सब स्क्रिप्ट आ रही होगी फॉर्मूले में, तो मैंने कहा इसको आप हम डायरेक्ट ही बजा देंगे अपने बालकों को। देखो एस्कॉर्बिक एसिड होता है C6H8O6, है ना, यहाँ लाइट पड़ रही है देख लेना। C6H8O6 को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये कितना डिसॉल्व करें, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में। तो देखो एसिटिक एसिड क्या रहा होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है आपके पास, जो चीजें हैं उन्हें नोट करते चलो। देखो कैपिटल W से डिनोट कर रहा हूं मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 75 ग्राम। फिर क्या होता है, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो TF आ रहा है वो आ रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और आपको KF गिवन है ना। डिग्री सेल्सियस में भी वही रहेगी ये चीज और केल्विन में भी वही रहेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है कि हम कितना वेट ऑफ सॉल्यूट ऐड करें। ठीक है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड करना है ये बताना है। तो आपको क्या फॉर्मूला याद था डेल्टा TF का, हमें याद था सर जो डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे तो कांस्टेंट लगाते थे क्या, KF इनटू मोलैलिटी। ठीक है, और KF यहाँ पे गिवन ही है, डेल्टा TF गिवन है। मोलैलिटी को कैसे लिख लोगे आप ओपन करके, मोलैलिटी को आप ओपन करके लिख लोगे कि जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए हमने, और नीचे क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये केजीज में होना चाहिए। अगर केजीज में नहीं है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, ऊपर चला जाएगा वो मल्टीप्लाई में, तो 1000 इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो सारी चीजें आपको पता ही है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो गिवन वेट मतलब कितना वेट हम एस्कॉर्बिक एसिड का ऐड कर रहे होंगे, वही गिवन वेट होगा। मोलर वेट आपको और चाहिए होगा, दिया नहीं है तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे हमें स्मॉल w ही तो कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, और इसका मोलर वेट जो होगा वो हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है। ऊपर हमारे पास क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में 1000 चल ही रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, C6H8O6। तो आपके पास 6 कार्बन है, एक कार्बन का मोलर वेट अप्रोक्सीमेटली 12, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, 8 वन जा 1, और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 6 ऑक्सीजन है आपके पास, है ना। तो कैलकुलेट कर लेना, 12 6 जा 72 प्लस 8 80 और प्लस एक 96, तो 80 और 90 कितना हो गया, 170, कितना आ गया 176। तो इसका मोलर वेट क्या है 176 ग्राम पर मोल, है ना। अब आगे आ जाओ, सारी चीजें तो आपको पता ही लग गई, अब क्या है बस वैल्यू पुट करनी है। तो देख लो डेल्टा TF की वैल्यू क्या है 1.5 केल्विन, यूनिट साथ लिखते हुए चलना ताकि बाद में सॉल्व करने में इजी रहे। फिर क्या है, KF भी गिवन है 3.9 क्या है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि जगह बच जाए। फिर क्या है हमारे पास, फिर है देखो वेट ऑफ सॉल्यूट जो निकालना है, तो उसको मैं स्मॉल w से ही लिख रहा हूं, और इसका मोलर वेट कितना आया था 176
ग्राम पर मोल, है ना, एक क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ग्राम पर मोल। और आपने वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ऐड किया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है 75 ग्राम, जिसको हम केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये केजी में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये केजी है। तो अब आप यूनिट को कैंसिल करना शुरू करो, देखो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, है ना, ये मोल था, ये ग्राम पर मोल था, ये मोल से मोल कैंसिल हो गया। तो W को आप एक तरफ रख लो, सपोज इधर ही रहने दो, तो 1.5 है ना, और यहां से 176 ऊपर आ जाएगा, इसके संग ग्राम लगा हुआ है, ये भी आ जाएगा, 75 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएंगी, ये वाली चीजें 3.9, है ना, और W तो वही रह रहा है 1000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो, 1.5 इंटू 176 इंटू 75, तो कितना आएगा ये 19,800, ठीक। और जब इसे करोगे तो ये 3900 आ जाएगा, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो इसे डिवाइड कर लो आप 3900 से, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड कितना ऐड करना है, 5.07, और आगे तक लिखना चाहो तो 6, है ना, इतना ग्राम आपको एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करना है अगर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस या केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस मतलब कम करना है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट का प्योर सॉल्यूशन में। क्वेश्चन समझ आया, देखो तो क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या रखना है, क्वेश्चन करने का अप्रोच ये रखना है कि जो भी चीज गिवन हो मिलती जाए उसको लिखते चलो एक तरफ, ठीक है, फिर फॉर्मूला उस चीज का लिखो और अननोन आपको पता लग ही जाएगा। और वरना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे ही दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो आ गया समझ, बताओ आ ही गया होगा, है ना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल मतलब जो सॉल्यूट डिसोशिएट एसोसिएट नहीं करते हैं उनके लिए, है ना। अब एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज भी कुछ शो करेंगे तो उनको हम देखेंगे बाद में, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ऑस्मोसिस, और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए डिफ्यूजन। तो बायो वाले बच्चों का तो मेरे ख्याल से पता ही होता है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, पढ़ते रहते हो मेम्ब्रेन के केस में, सेल में बॉडी में हमारे यही प्रोसेस तो होता है। अब उन सब कॉन्सेप्ट को एक बार साइड में रखना, जो भी डेफिनेशन तुमने रटी है, या हम समझेंगे एक्चुअल में सॉल्यूशंस में कैसे होता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और जो भी फिनोमिना होते हैं, है ना। डेफिनेशन हम फिनोमिना देख के बताएंगे, पहले से डेफिनेशन प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। अगर दी हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको पहले समझाऊंगा कैसे वो प्रोसेस होता है, फिर हम उसकी डेफिनेशन पे आएंगे, है ना। अब आपके स्क्रीन पे लिखी है तो फिर आंखें तो जाएंगी उधर को, है ना, देख लो एक बार क्या लिखी है, द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द कंसंट्रेशन इज सेम ऑन बोथ साइड्स। समझ आया कुछ, समझ के आया हुआ था, याद कर रही है हमने अभी तक तो, है ना। चलो इसे समझते हैं, ठीक। तो पहले तुम मुझे बताओ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब पता है। देखो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का जो हमने जिम्मेदारी है वो हमने सॉल्यूट को दे रखी है। हम कहते हैं सॉल्यूट अगर ज्यादा सॉल्यूशन में तो वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, और उसी के कंपैरिजन में अगर सॉल्यूट कम है सॉल्यूशन में तो हम बोलते हैं वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। मतलब अगर बात आती है कंसंट्रेशन की, किसके, सॉल्यूशन की, तो हम उसको डायरेक्टली रिलेट कर देते हैं उसके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, है ना। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो उसमें सॉल्यूट ज्यादा, मैं सपोज करो दो सॉल्यूशन है ए और बी, मैंने कहा बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब बी में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो डिफ्यूजन को देखो डायग्रामेटिकली समझते हैं, तो क्या कहता है डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन समझने के लिए आपको एक
बॉक्स बना देता हूं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है सस्ती सी, है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन फिल है, यहाँ मैं बोल रहा हूं ये जो है ये सॉल्यूशन 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन मैं C1 से डिनोट कर रहा हूँ, इसकी कंसंट्रेशन C2 से डिनोट कर रहा हूँ, और मैं मान के क्या चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि C1 जो है वो C2 से ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो इससे क्या समझ में आता है कि सर जो सॉल्यूशन 1 में अगर हम बात करें, है ना, तो सॉल्यूशन 1 में क्या है, सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, कम। लेकिन यहीं अगर मैं सॉल्यूशन 2 की बात करूं तो उसकी कंसंट्रेशन कम है, और कंसंट्रेशन की जिम्मेदारी किसको दी गई है, सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट मतलब वहां पे क्या है, सॉल्यूट वहां पे कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। अब जनरली होता क्या है, कहीं भी देख लो, एक तरफ तुम्हारे पास क्या है, पूरा टैंक है ना, एक तरफ एक वो है तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं, टैंक में होल हो गया, तो वाटर क्या होता है, जो नेट रिजल्ट होता है वो यही होता है ना कि टैंक में से वाटर बाहर जा रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहा है, बाहर कम था पानी, अंदर ज्यादा। तो वही चीज यहाँ होगी, जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये दो कंपार्टमेंट है 1 और 2 मान लो, है ना, तो जिस चीज की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी वो चीज वहां से उठ के कहाँ चली जाएगी, अपने लोअर कंसंट्रेशन तक, और तब तक मूवमेंट चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल ना हो जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो मुझे बताओ सॉल्यूट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट का जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से होगा, ठीक। और सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, और जो सॉल्वेंट फ्लो करेगा वो सॉल्यूशन 2 में ज्यादा है तो वो यहाँ से फ्लो करेगा। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में कुछ नहीं, बस सर ये होता है कि जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो उस जगह से उठ के दूसरी जगह मूव करने लगता है जहां पे उसी चीज की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब कंसंट्रेशन कम होती है तो धीरे धीरे वहां से सॉल्यूट आते जाएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और ये जो प्रोसेस है ये तब रुकेगा जब दोनों जगह कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। अब आप बोलोगे क्या सर यहाँ से सॉल्वेंट नहीं जा रहा होगा, जाएगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन ही तो है, उसमें बहुत सारे ओपन गैप्स हैं, लेकिन जो नेट रिजल्ट आएगा, मतलब जो सब प्लस माइनस करके जो नेट आएगा एक, है ना, फाइनल रिजल्ट, वो ये दिखेगा कि सॉल्यूशन 1 से 2 में मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन 2 से क्या मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन 2 में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस समझने से पहले डिफ्यूजन समझ में आया। डिफ्यूजन बोले तो किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट उसकी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, और कब तक, जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो डिफ्यूजन समझ लो, कई बार डिफ्यूजन भी डिफाइन करने को आ जाता है, तो आप ये ध्यान रखना डिफ्यूजन किसे बोलते हैं हम, ठीक है, और फिर डेफिनेशन तो अपने आप बना ही दोगे आप, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, अब डिफ्यूजन समझ लिया था, ठीक है, अब ऑस्मोसिस की तरफ चलते हैं। देखो इसको रब करते हैं और ऑस्मोसिस की तरफ चलते हैं। देखो ऑस्मोसिस की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ी मुझे क्योंकि स्लाइड बनानी थी, लेकिन ऑस्मोसिस को भी समझना और फिर डेफिनेशन याद करना, ठीक है। देखो डिफ्यूजन डिफ्यूजन आगे आगे ही नहीं बढ़ा ना, लॉक करना पड़ता है। देखो ऑस्मोसिस आ गया हमारे पास। अब ऑस्मोसिस हमारे को क्या बताता है, ऑस्मोसिस कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक बात देखो, मूवमेंट तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, कौन सा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, और होता भी यही है जनरली यार, ज्यादा से कम की तरफ तो चीज जाएगी। अब मेरे पास थोड़ा सा मुझे तुमसे ज्यादा आता है सॉल्यूशन चैप्टर, तभी तो मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ, मतलब जो
नॉलेज का फ्लो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है। माफ करना कुछ गलत बोल दिया हो, पहले से पढ़ के बैठो, नहीं सर हमें तो आता है ना, आता है अच्छी बात है, कोई चीज नहीं आती है तो देखो यहाँ से, ठीक। तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी भी चीज का फ्लो होगा हाइयर से लोअर में ही होगा। हीट भी तो ऐसे ही फ्लो करती है भाई, इस रूम में हीट है, बाहर वाले रूम में एसी चल रहा है, तो होगा क्या, पहले हीट फ्लो करेगी बाहर की तरफ, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गई, हम सॉल्यूशन में बात करते हैं। चलो, तो ऑस्मोसिस को अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तुम्हें, तो देखो कैसे समझोगे। देखो यहाँ पे फिर से मैं वही बना रहा हूं, एक हमारे पास क्या है, बीकर या जो भी बोल दो, ठीक। इस बार मेम्ब्रेन कोई भी नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है, इस बार मेम्ब्रेन कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो भाई उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं आपके पास स्मॉल पोर्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स। तो वो क्या करते हैं, वो केवल छोटे मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने के लिए। तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। तो किसके मॉलिक्यूल छोटे होंगे, ये इजीली पास हो जाएंगे, लिक्विड के, है ना। तो स्मॉल पोर्स विच ओनली अलाउज, क्या किस चीज को अलाउ करता है, विच ओनली अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम, है ना। तो वो किसको अलाउ करता है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउस करता है अपने से पास होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दूं, ठीक, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसका मूवमेंट होगा, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब मैं वही बात लेके चलता हूं कि सर यहाँ पे सॉल्यूशन 1 है और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन 2 है। और वही बात, अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 है तो इसकी C2 है, और C1 की कंसंट्रेशन क्या है, C2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहा सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का होगा ट्रांसफर, होएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो आपका गेट है, उसमें क्या है, गेट का साइज छोटा है, तो जो मॉलिक्यूल छोटे हैं वही उस गेट से पास हो सकते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा है वो वहां पे फंस जाएंगे, मतलब पास नहीं हो पाएंगे। अब हमने एक बात सीखी थी डिफ्यूजन में, कि किसी भी चीज का फ्लो उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो मुझे बताओ, इन दोनों सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। अभी तो मैंने समझाया था, कंसंट्रेशन का कार्यभार किसको दे रखा है, सॉल्यूट को। मतलब अगर सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फिर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगी, सॉल्यूशन 2 में, है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेकंड वाले सॉल्यूशन से फ्लो करने लगेंगे सॉल्यूशन 1 की तरफ, है ना। तो मूवमेंट क्या होगा, देखो मूवमेंट यहां से यहां होने लगेगा, किसका, सॉल्वेंट। तो यही तो लिखा था डेफिनेशन में, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये क्या था मेरे पास, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, ये वाला। तो आई बात समझ में, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूट यहां से यहां जाते, लेकिन क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे जो साइज था इस गेट का, या यहाँ पे मेम्ब्रेन में जो पोर्स थे वो स्मॉल थे, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स उसके कंपैरिजन में बड़े थे। इस वजह से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स उधर को ट्रांसफर नहीं करता है। तो एक डेफिनेशन तो तुम्हारे सामने ये आई कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। कई बार बुक्स में सॉल्यूशन के टर्म्स में भी दिया रहता है ना। तो भैया बताओ, अगर मैं सॉल्यूशन के टर्म्स में इसको डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन कम है, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस को, अदर वर्ड्स में, कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from lower concentration of solution to the higher concentration of solution। solution की concentration तो यही ज्यादा है ना,
और किस वजह से है, क्योंकि हमने सॉल्यूट से रिलेट करते हैं। लेकिन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी, जहां पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी कम होगी, क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब है और केवल मतलब है सॉल्यूट के अमाउंट से। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा। और मूवमेंट हमेशा हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, तो ये समझ आया। इसी की मैं दूसरी डेफिनेशन लिख के बताऊं तुम्हें। देखो इसी की दूसरी डेफिनेशन जो आएगी हमारे पास वो क्या कहती है, देखो और करके लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो देखो और करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं, देखो द मूवमेंट ऑफ, किस चीज का, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कहां से, फ्रॉम लोअर concentration of solution to the higher concentration of solution। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था हाइयर से लोअर, तो मैंने पार्टिकल्स के लिए बोला था ना, सॉल्यूशन तो दोनों को कंस्टिट्यूट करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, है ना। तो सॉल्वेंट का अमाउंट वहां पे ज्यादा होगा जहां पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक, टू द हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक ये भी डेफिनेशन बन जाती है काहे की, ऑस्मोसिस की, जो कि हमें कंफ्यूज करती है, क्योंकि इसमें लोअर और हाई, लोअर टू हाइयर वर्ड आ जाता है। तो वो क्यों आया है वो फिर से समझ लो, देख लो एक बार। वो इसीलिए आया है क्योंकि हम लोग अपने आप को कंफ्यूज करके बैठे हैं, इसलिए आया है। देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सॉल्यूशन 1, यहाँ पे सॉल्यूशन 2। मैंने बोला सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, मतलब जो सॉल्यूशन 1 में हमारे पास सॉल्यूट है वो क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन 2 में कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्यूट क्या है, कम। तो कौन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, ज्यादा से कम की तरफ, है ना। तो सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन लोअर थी, वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा थे, क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्यूट की वजह से ही डिफाइन होती है। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे। समझ आ गया ऑस्मोसिस, देख लो, हट जाओ भाई, देख आ गया समझ। एक हमने दूसरी डेफिनेशन भी देख ली, है ना, और डायग्रामेटिकली भी समझ लिया। तो फ्लो तो हमेशा हाइयर से लोअर होगा, एक बात ध्यान में रख लो। वो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, जो डेफिनेशन इजी लगे वो ध्यान रख लेना, और डेफिनेशन ना भी ध्यान रख पाओ तो डायग्राम तो ध्यान रख ही लेना। ठीक है, ऑस्मोसिस क्लियर हुआ, ऑस्मोसिस क्लियर होगा तभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ पाएंगे, देख लो और लिख लो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या आती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को देखो, आप आराम से देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। अब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में क्यों मूव कर रहे होंगे, एक तरफ आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, एक तरफ आपके पास केवल सॉल्वेंट है, और बीच में आपके पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मुझे बताओ फ्लो कहां से कहां किस चीज का होगा, हाइयर से लोअर होता है, ये तो पता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, और सॉल्वेंट में केवल सॉल्वेंट है, तो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कहां पे ज्यादा हुई, प्योर सॉल्वेंट में, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फिर वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो वही बात लिखी है कि मूवमेंट तो होता है,
अगर उस मूवमेंट को आपको रोकना है तो आपको इधर से कोई चीज आ रही है, मान लो इधर से कोई चीज आ रही है, अब मुझे उसे आने से रोकना है तो मुझे उधर को फोर्स लगाना पड़ेगा ना कि भाई मत आओ, है ना। तो वही यहाँ पे है कि सॉल्यूशन साइड से फिर आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा कि आपको जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनका फ्लो स्टॉप कर सको। तो वो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आपको डायग्राम की हेल्प से। देखो ध्यान से देखना, इस कलर से बन गया कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ओपन रखना है ना, पूरा ही रब हो गया। चलो फिर से बना देता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये आया हमारे पास, फिर से मैंने वही कर दिया। चलो इसको मेम्ब्रेन बना दूंगा और ये रहा। यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग रहेगी, ये रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग छोड़ो, ये रखो, है ना, इसको बंद कर दो। तो यहाँ पे ये क्या होगी, ये ऑस्मोसिस में हमेशा और हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होगी। तो ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ओपनिंग है ताकि हम बाहर से अगर कुछ प्रेशर लगाएं तो वो हमारे सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से जो प्रेशर लगेगा वो किस वजह से लगेगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये रहा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है सॉल्यूशन। ठीक, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है सॉल्वेंट, और बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो अब देखो, अभी कोई एक्सटर्नल प्रेशर हमने नहीं लगाया है। एक बात बताओ, कोई भी चीज ओपन रखी है तो उस पर प्रेशर तो लगता है। किस वजह से लगता है, जो ऊपर एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं वो लगाती हैं। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो यहाँ से एक प्रेशर लग रहा होगा, उस प्रेशर का क्या नाम होगा, उस प्रेशर का नाम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको हम PATM से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, है ना, उसको भी हम PATM से डिनोट कर देंगे। अब मुझे बताओ, सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, सॉल्यूशन में तो दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। लेकिन जहाँ पे केवल सॉल्वेंट है तो वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। और हमें पता है हाइयर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा होगा, किसका, सॉल्वेंट का। अब अगर आपको इस मूवमेंट को रोकना है, कोई चीज इधर से इधर को आ रही है तो आप इधर से प्रेशर लगाओगे कि भाई रुक जा, है ना। तो वो प्रेशर कहाँ पे लगना चाहिए, सॉल्यूशन में। तो वो प्रेशर एक्सटर्नल आप यहाँ से वो करोगे अप्लाई, और वही जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रेशर आप अप्लाई करते हो उसको पाई से डिनोट करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। क्या होता है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो कि हम सॉल्यूशन साइड पे अप्लाई करते हैं ताकि उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हो उनका मूवमेंट रुक जाए। तो यही डेफिनेशन थी, है ना, कि द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई बात समझ में, है ना। जैसे ये पाई लगाओगे वैसे ही सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो, अब इसी चीज को मुझे बताओ कब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगेगा कब कम लगेगा। देखो, अगर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, है ना, उतना ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने यही ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। साथ ही उन्होंने देखा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, तो भी आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगला चीज जो देखा उन्होंने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब इन दोनों चीजों कंसंट्रेशन को C से डिनोट कर दो, टेम्परेचर को T से, ठीक, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ओवरऑल किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के और टेम्परेचर के। अब उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट लगाया जिसको हम पहले से जानते हैं 11th क्लास से, उसका नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे R क्या है, वेयर R क्या है यहाँ पे, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और C क्या है, कंसंट्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में। ठीक है, T टेम्परेचर है, इसको हम लिखेंगे केल्विन में, है ना। और R की तो अलग अलग यूनिट होती हैं, आपको पता ही है। ठीक, R की अलग अलग यूनिट क्या होती हैं, R की होती है सर 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सर यही क्यों लिखी, ये इसलिए लिखी क्योंकि प्रेशर है, तो प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर का टर्म आना चाहिए ATM या बार, है ना, तो इसीलिए हमने ये वाली लिखी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT, है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं यहाँ मैं बकर बकर करता जाऊं और वहां कुछ रिकॉर्ड ही ना हो, इसलिए मैं देख रहा हूँ। तो ये समझ आ गया तुम्हें, पाई इक्वल टू CRT कैसे आया, ऑस्मोसिस समझ आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आ गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है CRT, C कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी के टर्म्स में लिखते हैं, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में। इतनी बात क्लियर है, तो बताओ आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है आगे। अरे फिर क्वेश्चन दे दिया भाई इन्होंने, चलो क्वेश्चन करेंगे। फिर हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। यहाँ पे पॉलीमर का अमाउंट देखो कितना कम है, 1 ग्राम पॉलीमर डाला है। ये खास बात भी है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा भी सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा चेंज ले आता है, किसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि टेम्परेचर से मल्टीप्लाई हो जाता है, गैस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो बढ़ जाती है ना। तो पॉलीमर्स के लिए अच्छा है, छोटा सा अमाउंट डालो। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम बॉइल कर रहे हो भाई 100 डिग्री सेल्सियस तक, वो खुद ही वहां डिकम्पोज हो जाएंगे, या 0 डिग्री तक फ्रीज कर रहे हो तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ऑस्मोसिस जो है रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, जो इसका एक एडवांटेज भी है, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके स्टेबल रहते हैं और आप उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर लेते हो। तो यहाँ पे जो वेट है आपका सॉल्यूट का वो कितना है, वो आपके पास है 1 ग्राम। ठीक, और आपके पास मोलर मास क्या है इसी चीज का, इस चीज का मोलर मास तो बहुत भयंकर है, 18,000 नहीं 1,85,000। और वाटर की वॉल्यूम कितनी है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है 450 लीटर ml। ठीक है, इन 450 ml ऑफ वाटर। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। हमें केल्विन में लगाना है, तो केल्विन में कैसे निकालते हैं, 273 ऐड करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 310 केल्विन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो अब हमें पता है कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है कंसंट्रेशन के इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर के। टेम्परेचर हमें पता है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है, ये यहाँ पे होती है मोलैरिटी। ठीक है, तो आपको मोलैरिटी पता होनी चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है सर, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, काय में, लीटर में। लीटर में नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे 1000 से डिवाइड करके, ml होगा और वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, जब वॉल्यूम लीटर में होती है, मक्खी परेशान कर रही है मुझे, है ना,
और ये कब होता है, जब वॉल्यूम ml में होती है, तो आप ये लगा देते हो। ठीक, तो पहले मोलरिटी कैलकुलेट कर लें, देखो मोलरिटी क्या आएगी, या फिर वहीं पे कैलकुलेट करके बता देना, मतलब जब एक सॉल्व करोगे, है ना। और R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पास्कल में निकालना है, ठीक है। और तुम्हें R क्या पता है, तुम्हें R की वैल्यू पता है ये वाली, जो कि होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक, अब देखो तुम्हें पास्कल में निकालना है, यहाँ एटीएम है, तो एक कन्वर्जन ध्यान रखना कि 1 एटीएम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.0821 इंटू 10⁵, और लीटर उसकी जगह बस पास्कल आ जाएगा, लीटर पास्कल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी पता लग गई, टी भी पता लग गया, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, गिवन वेट 1 ग्राम, मोलर वेट कितना है 1,85,000। ठीक है, और क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 450 ml। केवल वाटर को ही मैं मान ले रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूट इतना कम होगा तो उसकी वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, इसको ml में है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, वो ऊपर चला जाएगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आर की वैल्यू आपको पता है, ये वाली है 0.0821 इंटू 10⁵, और टेम्परेचर कितना था 310। ठीक, यूनिट देखो केल्विन लिखते यहाँ, तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाता, और ये लीटर होता, लीटर से यहाँ नीचे लीटर होता, ऊपर लीटर कैंसिल हो जाता। ये मोल्स हैं, वो मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स कैंसिल हो जाता, केवल पास्कल बचता। तो आपका आंसर जो आता वो पास्कल्स में आता। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है। देखो पहले हमको क्या करना है, 1000 इंटू 0.0821, ठीक है, इंटू 310 इज इक्वल्स टू ये आ रहा है। ठीक है, डिवाइड हमको करना है 185,000 से, ये आ रहा है, डिवाइड करना है 450 से, तो ये आ रहा है, और ऊपर 10⁵ है। तो मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, तो राइट में नेगेटिव होता है 1 2 3 4 5, तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका 30.5 पास्कल, इसके अराउंड आएगा। ठीक है, यही आएगा, ये आंसर आ गया। बताओ आया समझ। कैलकुलेशन इजी आती है एग्जाम में, है ना, क्योंकि उनको आपका मैथ चेक नहीं करनी है केमिस्ट्री के पेपर में, उनको आपकी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। तो फॉर्मूला पता है, कन्वर्जन आते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होंगी वो इजी होंगी, क्योंकि आपको वहां पे मैन्युअली कैलकुलेट हाथ से करना है ना, कैलकुलेटर से नहीं करना है। तो देख लो, फॉर्मूला लगाना देख लो, बाकी तो चीजें हो ही जाएंगी। आगे बात समझ रब कर रहा हूँ, छाप लो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको हटाने के बाद, चलो स्क्रीन लॉक है। देखो अब कुछ टर्म्स होती हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड होती है ना। उसमें पहले हमारे पास क्या आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जहां पे कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। जैसे ठीक है, तो देखो आवाज आ रही होगी, माइक हिल गया था। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। तो अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो क्या मतलब है कि ऐसे दो सॉल्यूशन रखे हैं यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C1 है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C2 है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर जो दोनों सॉल्यूशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। मतलब कि क्या, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दोनों तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा है, तो वो एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स फ्लो होना चाह रहे होंगे उनको
कैंसिलाइज कर देगा, मतलब नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कभी भी क्या होता है, ऑस्मोसिस नहीं होता है। तो एक बात हमने क्या सीखी कि सर अगर प्रेशर सेम है ना, ड्यू टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने की वजह से नो नेट मूवमेंट, यानी कि ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, यानी कि ऑस्मोसिस नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, देखो आप बायोलॉजिकली इसका इंपॉर्टेंस देखो, हमारे ये सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उसमें एक फ्लूइड, सेल्यूलर फ्लूइड मूव हो रहा होता है। अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम वैक्सीन के फॉर्म में लेते हैं, तो वैक्सीन अगर हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो रही है तो उस वैक्सीन के अंदर जो लिक्विड है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, और हमारे जो सेल्स में सेलुलर फ्लूइड है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। अगर कहीं भी ज्यादा कंसेंट्रेशन हुई तो वहां पे फिर क्या होगा, ज्यादा से कम की तरह मूवमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर सेलुलर फ्लूइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई तो वो बाहर आने लगेगा, और अगर वैक्सीन की ज्यादा हुई तो वो फिर बॉडी में और जगह सर्कुलेट कर जाएगा, टारगेट सेल्स पे ना जाके, है ना। तो वो भी इफेक्ट, तो इसीलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और न्यूमेरिकली देखो इसका क्या मतलब है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का, देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर मैं पाई 1 से डिनोट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन 2 का पाई 2 से। तो अगर इसी को मैं आगे कंसीडर करते हुए चलूं कि पाई 1 इक्वल टू क्या है, पाई 2 है, तो पाई 1 को आप ओपन करके कैसे लिख लोगे, आप ओपन करके लिख लोगे C1 कंसेंट्रेशन, गैस कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, रूम टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हो तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो RT कैंसिल हो जाएंगे, C1 और C2 बराबर आ जाएंगे। तो हमें एक और बात पता लगी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव क्या, सॉल्यूशंस हैव सेम कंसंट्रेशन। और अगर इनका आपको बेस्ट एग्जांपल लेना है तो इनका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है हमारा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना, सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि जो हमारे सेल्स में फ्लो हो रहा है। सेल्यूलर फ्लूइड क्या है, वो आइसोटोनिक है, किसके साथ, इज आइसोटोनिक विद 0.9% सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर इसी को हम बोल देते हैं सेलाइन वाटर। तो जो हमारा सेल्यूलर फ्लूइड है वो इस सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है, मतलब कंसंट्रेशन सेम है, तो कहीं पे भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक, जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, देख लो, ठीक है। रब करने जा रहा हूँ, रब कर दिया। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक देखो, ब्लड प्रेशर में बढ़ा होगा, ज्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन कम हो जाता है, हाइपो, है ना। तो हाइपर का मतलब ज्यादा, मतलब अगर दो सॉल्यूशन आपके पास हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास दो सॉल्यूशन हैं इस तरीके से, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो है ही है, और ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। यहाँ पे कंसंट्रेशन C1, यहाँ पे कंसंट्रेशन C2। अगर मैं बोलता हूं कि सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हाइपरटोनिक का मतलब क्या था, हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिलेट कर लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे रिलेट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिलेट करते हैं पाई इक्वल टू CRT से। R और T तो कांस्टेंट है दोनों सॉल्यूशन के लिए, तो वेरी क्या कर रहा है, C, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन C1 है वो ज्यादा है C2 से, तभी तो हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा होता है। अगर इसका एग्जांपल आपको देखना है तो इसका एग्जांपल आता है हमारे पास, देखो जब भी हम सेल्स को, या ब्लड सेल्स लिख ले रहा हूं,
अगर हम ब्लड सेल्स को प्लेस करें काय में, ब्लड सेल्स को अगर प्लेस करें इन सलाइन सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेटर देन, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेटर के लिए वो लिखेंगे, देखो ग्रेटर कैसे लिखते हैं, हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.9%। तो क्या होगा मुझे बताओ, आपके नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स, वो आइसोटोनिक होते थे 0.9% सलाइन, यानी कि सलाइन सॉल्यूशन या सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन के साथ। तो मुझे बताओ जब तक कंसंट्रेशन सेम थी तब तक तो फ्लो नहीं हुआ, लेकिन अब अगर ब्लड सेल है और मैंने इसको यहाँ रख दिया अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा बताओ, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड का 0.9 के साथ आइसोटोनिक था, अब 0.9 से आपने बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन का ज्यादा है। तो मूवमेंट सॉल्ट सॉल्यूशन में से किधर होगा, टुवर्ड्स ब्लड सेल, और ब्लड सेल्स का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें 100 मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे, है ना। तो तब जब क्या होता है, जब आप ब्लड सेल्स को सलाइन सॉल्यूशन में रखते हो जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा होती है, तब क्या होता है, देन ब्लड सेल्स गेट स्वेल्ड, फिर वो क्या होते हैं, फूलने लगते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन अब एंटर होने लग रहा है। पहले जब 0.9% की कंसंट्रेशन थी सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी, कोई नेट मूवमेंट होता ही नहीं था, कैंसलाइज हो जाता था। लेकिन जब आपने ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में रख दिया, मतलब हाइपरटोनिक में रख दिया, तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन से ब्लड सेल्स में मूवमेंट होगा, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वाटर होगा, वाटर फिर ब्लड सेल्स में मूव एंटर करने लगेगा, ब्लड सेल स्वेल हो जाएंगे, ठीक। तो ये था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहां पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता था। ऐसे ही एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको लिख लेना, है ना। एक ऐसे ही आता है हमारे पास क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब, अगर एक सॉल्यूशन है इस तरीके से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 C2, ये क्या है, सॉल्यूशन 1, ये क्या है, सॉल्यूशन 2, है ना। मैं बोल रहा हूं कि C1 इज हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या, हाइपोटोनिक का मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो पाई इक्वल टू सी आर टी, यानी कि पाई कम, आर और टी तो कांस्टेंट है, तो सी कम, सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। तो C1 इज हाइपोटोनिक, या मैं कहूं सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक कौन है, सॉल्यूशन 1 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब C1 की कंसंट्रेशन कम है, किसकी ज्यादा है इस बार, C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसको अगर मैं वही ब्लड सेल वाले एग्जांपल से बताऊं तो क्या आएगा, देखो पैर में अटक जा रहा है ना बार बार माइक। देखो इसका एग्जांपल ये है कि इफ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन हैविंग, इस बार कंसंट्रेशन आप क्या कर दो, लेस कर दो, हैविंग कंसंट्रेशन लेस देन 0.9%, तब क्या होगा, तो पहले बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ब्लड सेल्स की कम थी, तो बाहर से वाटर अंदर एंटर हो जा रहा था। हमारी बॉडी में भी तो 70 से 80% वाटर ही है। अब अगर हमारी बॉडी मतलब ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बाहर आना चाहेगा, हाइयर से लोअर मूवमेंट होता ही है, तो उस केस में क्या होगा, देन ब्लड सेल विल गेट, क्या वहां पे स्वेल हो जा रहा था, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, मतलब उसमें से वाटर बाहर आ जाएगा तो पिचक जाएगा, है ना। तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे श्रिंक हो जाता है। तो हाइपोटोनिक समझ आ गया। तो यही तीन टर्म थे। आइसोटोनिक में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपर का मतलब जो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, वहां से फ्लो होगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक। और हाइपो का मतलब
ऑस्मोटिक प्रेशर कम यानी कि उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। ठीक है, एक और फिनोमिना हमारे पास आता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, उसको और देख लो। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। आप लोगों के घर में आरओ लगा है, यहाँ दिल्ली में तो भाई पानी मतलब पीना पड़ता है आरओ वाला ही ना, बाजार बाजार में भी आता है, बिना आरओ का काम नहीं चलता। लेकिन अगर हाँ कहीं हैंडपंप है गांव में तो फिर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, नाम बता रहा है जो ऑस्मोसिस है वो रिवर्स हो जाता है। अब कैसे होगा ऑस्मोसिस रिवर्स, तो देखो आप, और स्लाइड तो है नहीं, शायद यहीं पे समझाना पड़ेगा। देखो यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो डायग्राम बना रहा हूँ इधर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसे सॉल्यूशन बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, इसको रब करना है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा ही रब हो गया। चलो दोबारा बना लेता हूँ, तो थोड़ा सा ओपनिंग छोड़नी है ना वहाँ पे। देखो ये बना, ये ओपनिंग छोड़ दी तरीके से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ओपन छोड़ना है ना प्रेशर दिखाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फिर से एक चैम्बर है। ठीक, जिसमें कि आपको पता है इस साइड हम क्या रख रहे हैं, इस साइड हम रख रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक, और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे हम रख रहे हैं सॉल्वेंट प्योर। सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, यहाँ केवल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तब मुझे बताओ कहाँ से कहाँ को फ्लो होता है ना। जब नॉर्मल हमारे पास ऑस्मोटिक मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो आपको पता है कि हाइयर से लोअर होता है। यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है सॉल्वेंट की, है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है वो यहाँ से यहाँ होता है। ठीक, बात समझ आई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो यहाँ से यहाँ पे होता है, मतलब सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में होता है। तो अगर हमें इस फ्लो को रोकना होता है तो हम यहाँ से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं पाई, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना प्रेशर लगाने से यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर को आ रहे होते हैं, हम इधर से प्रेशर लगाते हैं, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर अब हमें उल्टा काम करना है, मतलब यहाँ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें निकाल के उधर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई प्रेशर लगाने से तो रुक रहा था फ्लो, है ना। अब हम पाई से ज्यादा अगर प्रेशर लगा देंगे तो फिर क्या होगा, मूवमेंट इधर को शुरू हो जाएगा। तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा भी। जब तक ये पाई एक्स्ट्रा नहीं था, है ना, इसे छुपा लेता हूँ इसे, जब तक ये एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था तब तक क्या हो रहा था, पहले सोचो ये पाई भी नहीं था, जब केवल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे थे। फिर आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया पाई नाम का, जिसका नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो इधर से बढ़ा, तो इधर से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे थे उनका फ्लो अपोज कर दिया इसने, तो ये फ्लो रुक गया। लेकिन अब हमें यहाँ से फ्लो यहाँ करवाना है, तो हमें उस पाई से भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यही क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। डेफिनेशन पढ़ो, देखो, when pressure larger than the osmotic pressure is applied on the solution side, then the pure solvent flows out of the solution। जो प्योर सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट होता है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के से फ्लो करने लगता है दूसरी तरफ। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल होता है बेस्ट जो है आपका डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे जो वाटर आता है उसमें क्या होगा, बहुत सारा सॉल्ट डिजोल्व होगा, क्योंकि ओशियन से डराइव कर रहे हैं उस वाटर को। तो वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास ओशियन वाला वाटर है और यहाँ पे आपके पास प्योर वाटर है।
तो होगा क्या, जो ओशियन वाटर में सॉल्ट के आयंस होंगे वो तो कम अमाउंट में होंगे, यानी कि वो सॉल्यूट होंगे, तो वो सॉल्यूट तो यहीं रह जाएंगे और उसमें जो वाटर होगा सॉल्वेंट वो इधर को फ्लो कर जाएगा, है ना, ये वाला कैंसिल होके फिर यहाँ से सॉल्वेंट फ्लो करने लगेंगे सॉल्यूशन में से, सॉल्यूट यहीं रह जाएंगे, तो वाटर क्या हो जाएगा, प्योर वाटर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप उसे कलेक्ट कर लोगे, इसलिए मैंने ये ओपनिंग बनाई थी। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ आ गया। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है ऑस्मोटिक प्रेशर से भी, ताकि अब हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन से उधर को भेज सके, अपने आप तो नहीं जाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है नहीं, कंसंट्रेशन तो उधर ही ज्यादा है, तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस, और यही मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक भी था, है ना, यही था लास्ट टॉपिक, देख लो इसको नोट कर लो। तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, है ना, नॉर्मल सॉल्यूट के लिए। अब आगे देखेंगे जब सॉल्यूट एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है ना, लास्ट टॉपिक है, इतना पढ़ के रखो, लास्ट टॉपिक पे फिर सारे क्वेश्चंस होंगे तो रिवीजन होना चाहिए। तक थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, वीडियो स्टॉप कर देता हूँ।